हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जो भी आप लोग उत्पाद सिपाही एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी किए हैं, नागपुरी ऑप्ट किए हैं, चाहे आप जेपीएससी के हों, जेपीएससी का असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का भी एग्जामिनेशन होने वाला है, जेटेट का एग्जामिनेशन होने वाला है, झारखंड दरोगा या फिर कोई भी महत्वपूर्ण कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होने वाला है, नागपुरी व्याकरण आपका बेस है। इसको बहुत अच्छे से क्लियर करके रखिए। अगर नागपुरी व्याकरण आपका क्लियर रहता है तो बाकी जो भी टॉपिक्स है उसको आराम से आप क्लियर कर सकते हैं या उसको कवर कर सकते हैं। तो एडू अंकुरन टीम के द्वारा आपको नागपुरी व्याकरण का क्लास प्रोवाइड कराया जा रहा है। आज का जो वीडियो है वो अल्प प्राण, महाप्राण, घोष और अघोष क्या होता है उसके बारे में बतलाया जा रहा है। इसके पहले आपको नागपुरी व्याकरण के रचनाकार और कौन कौन सी रचनाएं व्याकरण की आ चुकी है उसको डेट वाइज आप लोग को प्रोवाइड कराया गया है। वर्ण के बारे में, ध्वनि के बारे में ऑलरेडी क्लास आपको प्रोवाइड कराया गया है। उसका एमसीक्यू पेड बैच में हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं और टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज का वीडियो है अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष किसे कहते हैं। एग्जाम्पल के साथ इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। तो आइए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। अल्प प्राण, देखिए नागपुरी हो या फिर हिंदी व्याकरण हो, दोनों में अल्प प्राण और महाप्राण आपको पढ़ना है। ठीक है। अब अल्प प्राण नागपुरी जो है उसमें क्या बोला जा रहा है कि जहां उच्चारण में कम ताकत, मुंह से कम हवा, चाहे उच्चारण हलुक होवे, ओके अल्प प्राण कहल जाएला। जैसे हिंदी वर्णमाला कर 100 पहिल और तीसर अक्षर अल्प प्राण होवे ना। हिंदी वर्णमाला में भी पहला और तीसरा अक्षर जो होता है वो अल्प प्राण होता है। तो नागपुरी में भी यही नियम है। जैसे हम लोग कवर्ग, चवर्ग, पवर्ग, तवर्ग देखे ना, हर एक वर्ग में उसमें हर वर्ग का पहला और तीसरा अक्षर जो होगा वो अल्प प्राण होगा। यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ज्यादा कुछ नहीं है। एक तो चीज है कि कम ताकत या मुंह से कम हवा निकलता है, इसको भी हम लोग ध्यान में देंगे, इसको भी आप लोग दिमाग में रखिएगा। ठीक है। तो ये है आपका अल्प प्राण। अच्छा, साथ ही में आप लोगों को अनाउंसमेंट कर दिया जा रहा है कि जो भी आप लोग जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जेपीएससी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तैयारी कर रहे हैं, जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, उत्पाद सिपाही, झारखंड दरोगा, ये सभी का देखिए प्रॉपर तैयारी, प्रॉपर गाइडलाइन एडू अंकुरन टीम के द्वारा आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो जो भी आप लोग पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो ये देखिए नंबर है 9148763486। इसमें व्हाट्सएप करके आप अपने कोर्स का डिटेल ले सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग फिर से आगे वीडियो में बढ़ते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण के बारे में और क्या कहा जा रहा है, क्या कहा गया है कि किसी भी मतलब कि वर्ण में कवर्ग हो, चवर्ग हो, तवर्ग हो, टवर्ग हो, उसका पहला और तीसरा अक्षर जो होता है वो अल्प प्राण होता है। जैसे एग्जाम्पल, कवर्ग में हम लोग जानते हैं क ख ग घ होता है, अंगा नहीं होता, पंचमाक्षर होता है। जैसे हिंदी देखिए, हिंदी वर्णमाला जो है ना उसको वर्णमाला काहे कहते हैं, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। आप समझिए मेरी बात को। वर्णमाला जो होता है ना वो कोई मामूली चीज नहीं है, बहुत मतलब कि बेसिक्स चीज है और उसमें बहुत आप अंदर घुसिएगा ना तो बहुत कुछ है। ठीक है। लेकिन हम लोग को बस मोटा मोटी जो समझना है एग्जामिनेशन के ओरिएंट में, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड जो है उसको दिमाग में रखना। मान लीजिए अल्प प्राण आपसे पूछ दिया तो आप लोग बस ये बोलिए कि जैसे क वर्ग है तो उसका क ये हो गया पहला, दूसरा होता है आपका ख। ठीक है। तो ख नहीं होगा, तीसरा ग होगा। तो पहला और तीसरा अल्प प्राण होता है। एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा, पहला और तीसरा अल्प प्राण होता है। उसी तरह से च वर्ग आता है तो पहला हो गया च, दूसरा होता है छ और फिर तीसरा होता है ज। तो पहला हो गया च तो च हो गया आपका अल्प प्राण। ठीक है। ज हो गया आपका अल्प प्राण। फिर आगे ट वर्ग में उसी तरह से ट हो गया अल्प प्राण और ड हो गया अल्प प्राण। फिर से आगे त वर्ग में त हो गया आपका अल्प प्राण और द हो गया अल्प प्राण। फिर उसी तरह से प वर्ग में प हो गया आपका अल्प प्राण और ब हो गया अल्प प्राण। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि पंचमाक्षर जो होता है क ख ग घ अंगा, तो अंगा का प्रयोग हम लोग नागपुरी में नहीं करते हैं, तो क ख ग घ करते हैं। ठीक है। तो क ख ग घ जैसे हुआ, देखिए ये हो गया 1
2 3 और ये हो जाएगा 4। तो पहला अक्षर और तीसरा अक्षर, ठीक है, उसी को हम लोग अल्प प्राण कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अच्छा, एक चीज और भी, जैसे कि हम अभी वर्ड का यूज किए अक्षर, ठीक है, अक्षर हम लोग नागपुरी में ऐसे लिखेंगे अक्षर। अक्षर का मतलब क्या होता है पता है? जिसका क्षर नहीं होता है। क्षर नहीं मतलब कि जो जिसको और तोड़ा नहीं जा सकता है, उसी को अक्षर कहते हैं, ठीक है। और वर्ड और ध्वनि का सारा कुछ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, लेकिन उसमें एक तो अक्षर वर्ड छूट गया था शायद, तो इसीलिए हम आपको बतला दे रहे हैं कि अक्षर जो अक्षर जैसे होता है ना, जैसे कि क में हलंत, ठीक है, जैसे आपको प्रीवियस क्लास में हम गरु को तोड़े थे तो उसको 4 पार्ट में विभक्त किया गया था, और उसके बाद फिर उसका टुकड़ा नहीं कर सकते ऐसे बोला गया था, ठीक है। तो उसी को बोलेंगे, जैसे क जो है ना, इसी को बोलेंगे अक्षर। अब इसको और ज्यादा तोड़ा नहीं जा सकता, इसका क्षय नहीं हो सकता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए हम लोग अब आगे बढ़े। अल्प प्राण हो गया। अब महाप्राण आपको क्या बोला जा रहा है कि जहां उच्चारण में कटिक ताकत या मुंह से बगरा हवा कर दरकार पड़ेला, ओके महाप्राण कहल जाएला। जैसे वर्णमाला कर दूसरा और चौथा वर्ण जो है वो महाप्राण होता है। तो जैसे पहला और तीसरा हो गया अल्प प्राण, तो जैसे कि यहाँ पर क वर्ग है तो क वर्ग में क होगा, ख होगा, ग होगा, घ होगा, है ना। तो पहला और तीसरा तो हो गया था अल्प प्राण, तो ख और घ जो हो जाएगा दूसरा और चौथा, दूसरा नंबर और चौथा नंबर, ये दोनों क्या हो जाएगा? महाप्राण, ठीक है। इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट है, सबको अपना अपना दिमाग है। आप लोग बस यही रखिएगा जो इवन नंबर है यानी कि 2 है, 4 है, तो वो हो गया आपका महाप्राण। जो ऑड नंबर है 1 है, 3 है, वो हो गया अल्प प्राण। कॉन्सेप्ट क्लियर है? उसी तरह से छ हो गया, झ हो गया, ठ हो गया, ढ हो गया, थ हो गया, ध हो गया, फ हो गया और भ हो गया। तो ये सब जो है वो महाप्राण कैटेगरी के अंतर्गत आएगा। आप लोग ऐसे भी सबका उच्चारण कीजिएगा ना, तो आप लोग को फील होगा कि हम लोग को ज्यादा ताकत लग रहा है इस सबका उच्चारण करने में, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब यहां पर क्या बोल रहा है? क वर्ग कर अंग, च वर्ग कर इय और ट वर्ग कर अण, माने जे वर्ण कर आखिरी में आवे वाला अक्षर है के पंचमाक्षर, एकर प्रयोग नागपुरी में नी होवेला। तो इसमें कॉन्सेप्ट आपको पहले से क्लियर कर दिया है कि जो पंचमाक्षर है, अंगा हो गया, इया हो गया, अणा हो गया, उसका प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। अभी जैसे आपको अक्षर हम बताएं तो ये क ख ग घ को भी अक्षर कह रहा है, तो मोटा मोटी आप लोग यही समझिए कि अब इसको और कितना तोड़ेगा लोग, है ना। लेकिन आप अगर संस्कृत व्याकरण या फिर और भी वैज्ञानिक रूप में अगर जाइएगा उसमें भाषा विज्ञान का, तो उसमें क हलंत हो जाता है, ख हलंत हो जाता है, उस सबको अक्षर में कहा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं अघोष और घोष। देखिए अभी हम लोग समझ गए अल्प प्राण और महाप्राण किसको कहे। अब अगला टॉपिक है अघोष और घोष। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है? नाद और ध्वनि घर्षण कर ख्याल से वर्ण के 2 भाग में बांटल जाए है। अघोष और घोष। क्या बोला जा रहा है? नाद मतलब कि आवाज, आवाज कितना करता है। ध्वनि का घर्षण मतलब ध्वनि जब निकल रहा है ना, तो गला से निकल रहा है, तो कैसे रगड़ा के निकल रहा है, तो उसके आधार से 2 भाग में बांटा गया है वर्ण को, ठीक है। पहला है जिसको अघोष कहते हैं, दूसरा है जिसको घोष कहते हैं। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है? नाद और ध्वनि के घर्षण कर ख्याल से, तो क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि नाद और ध्वनि कर घर्षण के ख्याल से वर्ण के का कहल जाएला, ठीक है, तो ओकरे घोष और अघोष कहल जाएला, ठीक है, क्वेश्चन दे सकता है। चलिए आगे है। अब अघोष को देखते हैं। जोन वर्ण कर उच्चारण में स्वर तंत्री दूर हट जाएला और उच्चारण बेरा निकले वाला हवा बेगर स्वर तंत्री से टकरा ले और बेगर कंपन कर ले बाहर निकल जाएला, ओके अघोष वर्ण कहल जाएला। क्या बोला जा रहा है कि जिस वर्ण का उच्चारण करने में स्वर तंत्री, स्वर तंत्री मतलब वोकल कोड, वोकल कोड होता है ना हम लोग का गला में, ठीक है, तो उस वोकल कोड जब जब होता है ना, तो यहाँ पर एक कोड रहता है, ठीक है, तो ये अगर हट जाता है किसी भी चीज का आवाज करने के लिए, दूर हट जाता है, और उच्चारण के समय, उच्चारण बेरा मतलब उच्चारण के समय निकलने वाला हवा बेगर स्वर तंत्री से टकरा ले, मतलब वोकल कोड से नहीं टकराता है
और बेगर कंपन कर ले, मतलब कि बिना रगड़ाए हुए बाहर निकलता है, तो उसको अघोष वर्ण कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? और हर वर्ण कर पहला और दूसरा वर्ण और तलव्य स, मूर्धन स और दंत स अघोष वर्ण कहायला। ठीक है, तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि यहां पर घोष और अघोष वर्ण का आपको तालिका दिया गया है। तो कंठ से जो भी आवाज निकलता है, जैसे क हो गया और ख हो गया, ये अघोष के अंतर्गत आता है। बोल क्या रहा है? पहला, इसमें क्या बोला आप, इसमें देखिए क्या बोला, पहला और दूसरा वर्ण। ठीक है, तो यहां पर देखिए पहला और दूसरा वर्ण है, जैसे कि क है और ख है, वो अघोष के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसी तरह से यहां पर देखिए च और छ, ट और ठ, त और थ, प और फ, ये सब में आप देखिएगा ना कि मन की स्वर तंत्री नहीं टकराता आपस में, तो इसको बोला जाता है अघोष। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं घोष क्या है। घोष तो जोन वर्ण कर उच्चारण पहर दुयो स्वर तंत्री इतना भीरे आय जायला कि हवा स्वर तंत्री से रगड़ खाते मुख विवर में ढुकेला। देखिए वोकल कोड कैसे होता है हम लोग का, जैसे कि मुंह बना ना भाई, ऐसे करके मुंह है। ठीक है, मान लीजिए कि हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे ई मुंह है ना, तो यहीं पर से ऐसे करके जाता है, तो ये हो गया वोकल कोड आपका यहाँ पर। ठीक है, अब वोकल कोड से आवाज, जैसे कि मान लीजिए कि एरो डायग्राम बना रहे हैं ना, ये आवाज है, तो मुंह में घुसेगा कैसे? अंदर से ना आवाज जाता है। हम लोग क्या बोलते हैं कि प्राण वायु, प्राण वायु मतलब कि सांस, प्राण क्या बोला गया कि ध्वनि जो होता है ना वो प्राण होता है किसी भी भाषा का। तो प्राण वायु के माध्यम से ये आपका वोकल कोड में स्वर तंत्री में रगड़ खाते हुए आपके मुंह में अगर आता है, तो उसी को हम लोग घोष कहते हैं। ठीक है, स्वर तंत्री से रगड़ खाल से वर्ण में घोषत्व या घर्षण या घोषत्व आय जायला से ले उके घोष वर्ण कहल जायला। सभे स्वर कर अलावा हर वर्ग कर तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण अंतस्थ और ह वर्ण घोष वर्ण कहायला। ठीक है, नागपुरी में देवनागरी लिपि कर अघोष वर्ण तलव्य स, मूर्धन स कर व्यवहार नहीं करल जाएगा, तो वो तो ठीक है। लेकिन इसका एग्जाम्पल एक बार हम लोग देखते हैं फिर से। घोष का क्या क्या हो गया, बोला जा रहा है कि ग, जैसे ग बोलिएगा ना तो देखिएगा थोड़ा सा घर्षण भरभराता है आवाज। घ क, जैसे क बोले ना तो उतना नहीं घर भरा है। ख ख साधारण गया, लेकिन ग बोलिए तो ग घ ऐसे बोलेंगे ना, ज झ, देख रहे हैं आवाज मतलब कि क्या भरभराता है, थोड़ा सा रगड़ाता है, तो वो सबको बोला जाता है घोष। ठीक है, आई होप इसको आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे क्या बोला जा रहा है कि नागपुरी में देवनागरी लिपि कर अघोष वर्ण तलव्य स और पेटकटवा स कर व्यवहार नहीं करल जाएगा, मूर्धन स का। तो इसके जगह पे हम लोग क्या है, दंत स का प्रयोग करते हैं। ये आपको जानते होंगे अच्छा से, दंत स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए तो ये है। अब आगे अब हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो ये घोष अघोष का आप लोग को बता दिए हैं, यहाँ पर तालिका दे दिए हैं, उसको आप लोग देखिएगा अच्छा से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो नागपुरी भाषा को अलग करता है, आप लोग जेपीएससी वाले भी नागपुरी का महत्व में ये जरूर से लिखिएगा, अपनिहिति का प्रयोग। या फिर जेपीएससी में अभी आप लोग असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आगामी जो भी एग्जाम होगा, अगर लिखित परीक्षा हो गया तो अपनिहिति का प्रयोग आपको लिखना ही है नागपुरी में। ठीक है, तो यहां पर क्या है, जोन शब्द में अंत कर पहले हर्स्व ई होवे और आगे व्यंजन होवे, तो उ व्यंजन कर पहले ई कर आगमन होवेला। जैसे इसमें क्या बोल रहे हैं ना कि जैसे कि जाति, आपको क्या बोला जा रहा है कि कोई शब्द है, जैसे हम एग्जाम्पल के साथ ले रहे जाति। ठीक है, तो जाति का अंत के पहला जो है ना, जैसे कि जाति अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ज जोड़ आ, मतलब आप जा लिखिए, जोड़ ती के पहले ऐसे करके हर्स्व ई आया है, देख रहे हैं ती। ठीक है, अगर ऐसा वाला हर्स्व दीर्घीकार रहता है, देखिए हर्षिकार हुआ तो हर्स्व ई कहलाया। और अगर ती में यहाँ पर थोड़ा सा जगह कमी यहाँ पर करते हैं, ऐसा वाला ती रहता मतलब ई दीर्घ ई होता है। दीर्घ ई कैसे लिखते हैं, ऐसे करके लिखते हैं, देखिए दिखाई दे रहा है।
तो यहां पर जाति में आप देखिए ना, ई हर्ष ई है, तो ई हर्ष ई जो है ना यहां पर लिखा जाता है, मोटा मोटी यही कहा जा रहा है कि क्या बोला जा रहा है कि जिस शब्द में अंत के पहले जैसे जाति है ना, तो त जो है वो आपका व्यंजन हुआ, और व्यंजन के पहले हर्ष ई आ गया, देखिए ई हर्षिकार हो गया, हर्षिकार है ना, तो हर्षिकार अगर है तो उ व्यंजन के पहले ई जुड़ जाता है, ठीक है, ये देखिए ई जुड़ गया, देखिए ऐसे, तो उसको जाति बन गया जाइत। उसी तरह से हर्ष है त, ऊपर लगल है यहां पर हर्षिकार ती ना, तो ई बन गया भांति, भांति बन गया भांति, पाती बन गया पाइत, ये हो गया पहला कंडीशन। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। फिर से क्या बोला जा रहा है, किसी शब्द का अंत का पहले, कोई शब्द है उसका अंत हो रहा है, तो उसके पहले अगर हर्षिकार आ जाता है, ठीक है, और व्यंजन होता है, तो वो व्यंजन के पहले ई का आगमन हो जाता है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं जैसे कि अपनिहिति का प्रयोग, इसी को अपनिहिति कहते हैं, ठीक है। अब इसके अलावे ई का प्रयोग, ये तो पहला कंडीशन हो गया। दूसरा, इसके अलावे दूसरा कंडीशन बता रहा है आपको, क्या बता रहा है कि एकर अलावे ई कर प्रयोग नाना बरन कर शब्द में होवेला। नागपुरी में इकर प्रयोग दोसर भाषा से बैगरा होवेला, दूसरी भाषा से ज्यादा होता है। अपनिहिति हिंदी शब्द के नागपुरी रूप देवेला, यही अपनिहिति जो है हिंदी शब्द को नागपुरी रूप प्रदान करता है। जैसे चाल बन जाता है चाइल, ढाल बन जाता है ढाइल, दाल बन जाता है दाइल, कर बन जाता है कैर, देख बन जाता है देख, और पत्ती बन जाता है पतई, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को। अपनिहिति नागपुरी कर विशेषता हवे के संगे संगे वाक्य कर सुंदरे के बढ़ाएला, वाक्य का सुंदरता को भी बढ़ा देता है और नागपुरी को एक अलग पहचान देता है। तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग बलाघात या स्वराघात। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि बोले पहर अर्थ कर उच्चारण स्पष्ट करे के लिए जब कोनो अक्षर में विशेष बल देवल जाएला, कोई बल विशेष दिया जाता है, तब ई क्रिया के बलाघात कहल जाएला। एकर से उच्चारण में मधुरई आवेला, अर्थ और ध्वनि स्पष्ट होवेला। नागपुरी में बलाघात कर प्रयोग होवेला, मुदा एकर रूप बदल के अपनिहितीय तैर हो जाएला। मतलब बलाघात एक तरह से आपको अपनिहिति का ही प्रयोग कराता है, ठीक है। जैसे जात, जात इजी है, इसी को हम लोग जोर देके बोलते हैं जाइत, ठीक है। पांत, पांत को जोर देके बोलते हैं हम लोग पाइत, तो बलाघात का ही प्रयोग हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो एक तरह से अपनिहिति है, ठीक है। तो नागपुरी में बलाघात एक बरन कर अपनिहिति है के, समझ रहे हैं बात को। आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक है वर्ण कर लोप। नागपुरी लिखे में देवनागरी कर कई ठो वर्ण कर उपयोग नहीं करल जाएला। ई वर्ण मन कर ठावे एके वर्ण कर प्रयोग होवेला, इके हैं वर्ण कर लोप मानी कमी कहल जाएला। जैसे कि नागपुरी में री, न, तलव्य स, मूर्धन स, कक्षन जोगी छ, त्र और ज्ञ कर प्रयोग नहीं होवेला। इसको आप लोग देख लीजिएगा, जो अपवाद रहता है उसी से ज्यादा क्वेश्चन होता है। री कर ठाव में ई वाला री, न कर ठाव में ई वाला न का प्रयोग होता है। तलव्य स और मूर्धन स का ठाव में दंत स और छ कर ठाव में छ, चाहे ख या अब कक्ष, इस तरह का प्रयोग किया जा रहा है। तो ई वाला क्वेश्चन को पकड़िएगा आप लोग, ठीक है, प्रयोग करल जाएला। एह लखे त्र के तर, ज्ञ के गे उच्चारण करल जाएला। ये तो हम आप लोग को प्रीवियस वीडियो में भी बतलाए हैं, इसको आप लोग देखिएगा। फिर आगे है, जैसे एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे कि रिच, इसको रिच चाहे रीख कहेंगे। प्राण, इसको प्राण कहेंगे। धनुष को धनुष कहेंगे। पंछी को पक्षी कहेंगे। त्राण को तरान कहेंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर आपको मतलब कि एग्जाम्पल दिया गया है, तो उसी तरह का एग्जाम्पल का यूज करना है। तो ई लखे नागपुरी में देवनागरी लिपि कर कै ठो वर्ण कर प्रयोग नहीं होवेला या फिर कम होवेला या बदलल रूप में होवेला, ठीक है। वर्ण कर लोप कोनो में भाषा कर कमी नहीं लागे, बल्कि एकर से भाषा और सहज, सरल और मधुर भाव धरेला। तो इस चीज को आप लोग पकड़िएगा। जो भी जेपीएससी में आंसर राइटिंग में आप लोग को दिक्कत होता है, तो इस चीज को आप लोग पकड़िएगा कि हम लोग हिंदी का ही डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ जो इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर आपको दिया है री, ण, श, ठ,
इसका प्रयोग बस नहीं होता है, उसके जगह पे क्या प्रयोग होता है वो यहां पर आपको बता दिया गया है। ठीक है, फिर आगे संयुक्ताक्षर का प्रयोग, नागपुरी में संयुक्ताक्षर का प्रयोग नी होवेला। जैसे कृष्ण नहीं लिखते हैं हम लोग किसना लिखते हैं, प्राण नहीं लिखते हैं प्राण लिखते हैं, तृष्णा नहीं लिखते हैं तृष्णा लिखते हैं। इस चीज को आप लोग लिखिएगा जो आपके आंसर राइटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मुदा अब नागपुरी कर के कोई विद्वान मन संयुक्ताक्षर कर प्रयोग करे लायक हैं। जैसे तपस्या को तपस्या लिखते हैं, समस्या को समस्या लिखते हैं, ध्वनि हो गया, स्वर हो गया, स्वरनाम हो गया, अव्यय जैसन शब्द मन कर। ठीक है, हिंदी चाहे दूसर भाषा से अलावा शब्द कर मौलिकता के बचाए के लिए संयुक्त अक्षर लिखल जाए लायक है। मतलब संयुक्ताक्षर का प्रयोग भी अब जो है लोग कर रहे हैं ताकि भाषा का क्षय ना हो। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिए कि किस तरह से, जैसे आप बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ना कि जेपीएससी में आंसर राइटिंग में कहीं दिक्कत तो नहीं होगा, नहीं, एज इट इज वर्ड को भी आप लोग लिख सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को। लेकिन अगर आपको व्याकरणिकी रूप में पूछा जाएगा तो सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो भी उत्पाद सिपाही जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, इसका एमसीक्यू जो है आप लोग का बैच जो चल रहा है उसमें हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, और बहुत जल्द आप लोग का जेटेट वालों का स्पेशली सेक्शन वाइज टेस्ट हम लोग शुरू कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये है आज का वीडियो, आई होप इसको आप लोग समझे होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।